हेलो व्यूअर। आज जो है कि समसामयिकी क्रॉनिकल जो पत्रिका मासिक आती है, हम लोग जो है कि दूसरा सेशन जो है वीडियो जो बना रहे हैं, इसमें जो है कि हम लोग जो है कि आर्थिकी का जो है कि अध्ययन करेंगे। आर्थिकी विषय का करंट अफेयर अध्ययन करेंगे और एक एक टॉपिक जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, इसमें मैं जो है कि पहले पढ़कर जो है कि महत्वपूर्ण चीज़ों को गेस कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को बताने में और आप लोगों को भी याद करने में, गेस करने में आसानी हो। इसलिए हम जो है कि पहले जो है इसे जो है कि रीडिंग मान लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे कि अभी देखिए, चीन विश्व का सबसे बड़ा जो है कार निर्यातक बन गया है। कैसे बन गया है? चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम के आंकड़ों के अनुसार चीन कार निर्यात करने वाला विश्व का सबसे बड़ा जो है देश बन गया है। इससे पहले तक जापान विश्व का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश था। इससे पहले, ठीक, इस वर्ष के पहले 3 महीनों जनवरी से मार्च 2023 तक में कार एक्सपोर्ट करने के मामले में चीन जापान से काफ़ी आगे निकल गया है। तो इसमें बस यही याद रखना है कि मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश चीन बन गया, ये बता रहा है। और आंकड़े ज़्यादा याद करने की जरूरत है। वर्ष 2023 के पहले तिमाही में चीन ने 1.07 मिलियन वाहन का निर्यात किया, जो 2022 में इस अवधि की तुलना में 58% की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत जापान ने इतना वाहन का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष में 6% की वृद्धि हुई है। उसका 58 है, इसका 6 है। तो 2022 में जो है कि चीन ने 3.2 मिलियन कारों का निर्यात किया, जो जर्मनी के 2.6 मिलियन वाहन निर्यात से अधिक है। ठीक, तो चीन वर्ष 2022 में जो है कि जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कार निर्यातक बन गया। कब? 2022 में। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कारों की ओर बदलाव ने देश के मोटर उद्योग का विस्तार करने में मदद की है, ठीक ना। फिर अमेजोन देखिए क्या कर रहा है। अमेजोन वेब सर्विस द्वारा भारत में $12.7 अरब का निवेश। अमेजोन वेब सर्विस कंपनी भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए 2023 तक $12.7 अरब अर्थात लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी, ठीक ना। अमेजॉन की क्लाउड कंप्यूटिंग इकाई ने 18 मई 2023 को यह जानकारी दी, ठीक ना। ये जानकारी दी। डेटा सेंटर बुनियादी ढांचा में निवेश से भारतीय व्यापार में सालाना औसतन इतना पूर्णकालिक नौकरियां सृजित होगी। 1,31,700 पूर्णकालिक नौकरियां सृजित होने की संभावना है। अब देखिए, इस निवेश से निर्माण, इंजीनियरिंग तथा अन्य क्षेत्रों में नौकरियां पैदा होगी। क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में निवेश करने का उद्देश्य क्लाउड सेवाओं में उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करना है। इसके साथ ही भारत में अमेजॉन का कुल निवेश 2030 तक 1,36,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। तो आप लोग देखिएगा इसमें, मतलब कि अमेजॉन वेब सर्विस जो है कि अमेजॉन की सहायक कंपनी है, जो लोगों और कंपनियों और सरकारों को मांग होने पर क्लाउड कंप्यूटिंग मंच प्रदान करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बहुत इसका बेसिक नॉलेज देख लीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर जैसी सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग कर सकते हैं। ऊना में इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की योजना है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के जीतपुर महेरी में इथेनॉल संयंत्र स्थापित करेगी, ठीक है। HPCL द्वारा 30 एकड़ भूमि पर लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से यह संयंत्र स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार परियोजना में 50% हिस्सेदारी कर रही है। इथेनॉल संयंत्र कागड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर के स्थानीय लोगों और किसानों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करेगा। साथ ही पंजाब के पड़ोसी जिलों को भी अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र से लाभ होगा, ठीक। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में जानिए। यह भारत सरकार की दूसरी सबसे बड़ी जो है, ये भारत सरकार की दूसरी सबसे बड़ी एक मिनट हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यह भारत सरकार की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत तेल और विपणन करने वाली सवरी क्षेत्र की कंपनी है, ठीक। RBI का 100 डे 100 पे अभियान।
और इसमें देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जो 1 जून 2023 से एक 100 डे 100 पे अभियान शुरू करने की घोषणा की है। 100 डे 100 पे अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बैंकों द्वारा जमा की गई अदावी लावारिस या अनक्लेम्ड जमा के मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित करना है। यह अभियान विशेष रूप से प्रत्येक जिले के भीतर प्रत्येक बैंक में शीर्ष 100 लावारिस जमा को लक्षित करना है, जिसका व्यापक निपटान है। इस जमाओं पर ध्यान केंद्रित करके आरबीआई का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सही मालिक या दावेदार अपने लंबे समय से अतिदेय धन प्राप्त कर सके। ठीक, फरवरी 2023 तक आरबीआई के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आरबीआई को बिना दावे वाली जमा राशि के रूप में 35,012 करोड़ रुपए की पर्याप्त राशि हस्तांतरित की थी। आरबीआई ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। ठीक, किस धारा के तहत जो है कि इन 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को रद्द किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 IA 6 के तहत जो है ये सब किया गया है। ठीक ना, आगे बढ़िए। तो जो अब ये कंपनियां नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कारोबार नहीं कर पाएंगी और वहीं 14 अन्य एनबीएफसी ने अलग अलग कारणों से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। इन 7 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द हुआ। किसी कूर्ग टी कंपनी, त्रिमूर्ति फिन वेस्ट और ईस्ट वेस्ट फिनवेस्ट इंडिया और जेवाई मोदी सिक्योरिटीज, के पटेल फाइनेंस और पूर्वी फिनवेस्ट, और 7वां है जेन फिन कैपिटल है। ठीक, आरबीआई और GFIN के मतलब समझौता है। सो इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक्सटिंग हरित और टिकाऊ के रूप में विपणन किए गए वित्तीय उत्पाद वास्तव में पर्यावरणीय उद्देश्य के साथ संरेखित है। ग्रीन वाशिंग क्या है भाई? ग्रीन वाशिंग किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में झूठ या भ्रामक दावे करने की प्रथा को संदर्भित करता है। यह कंपनी द्वारा अपने उत्पादों को अधिक पर्यावरण के अनुकूल या टिकाऊ बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मार्केटिंग रणनीति है। ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क ग्रिफिन यह वित्तीय नियामक का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो वित्तीय सेवा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देता है। ठीक ना, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 87वीं बैठक का आयोजन 8 मई 2023 को किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री ही करता है। और बैठक में वित्तीय सुविधाओं जनता की पहुंच बढ़ाने और उसकी समग्र आर्थिक बेहतरी के लिए वित्तीय क्षेत्र को और विकसित बनाने के लिए नीतिगत सुधार उपायों की चर्चा की गई। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है। मतलब ये जो बैठक की जा रही है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की, इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, अंतर नियामक समन्वय को बढ़ावा और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत करना और इसे संस्थागत बनाना है। वित्तीय बाजार नियामकों के परामर्श के बाद वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना दिसंबर 2010 में की गई थी। ठीक ना, भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार बढ़कर 794.64 मीट्रिक टन हुआ है। ठीक, बस ये जानिए। मतलब विदेशी मुद्रा भंडार, इसका तात्पर्य रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से है। विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? इसमें जो है कि इसका तात्पर्य ये होता है कि रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से, इसमें बांड होता है, ट्रेजरी बिल होता है, अन्य देशों की सरकारी प्रभुतियाँ शामिल होती हैं। किसमें शामिल होती है? विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल होती हैं। भारत में आरबीआई एक्ट 1934 रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार रखने का कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है और विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित मदद शामिल होती हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा आप लोग और इसको नोट कर लीजिएगा। विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित मदद शामिल है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ हैं, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ हैं, अन्य देशों की सरकारी प्रतिभूतियाँ और बांड भी शामिल होते हैं। स्वर्ण भंडार है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ रिजर्व ट्रेज है, विशेष आहरण अधिकार SDR। ठीक, फिर देखिए आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 में 34.22 टन सोना खरीदा है और 31 मार्च 2023 तक देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 578.449 बिलियन डॉलर था और सोने के भंडार 45.2 का मूल्य बिलियन डॉलर रखा गया है।
और मूल्य के संदर्भ में कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा मार्च 2022 के अंत में लगभग 7% से बढ़कर मार्च 2023 के अंत में लगभग 7.81% हो गया है। सेबी ने LEI प्रणाली की शुरुआत की है, ठीक ना, देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये देख लीजिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, ये इम्पोर्टेंट है। यह 1988 में स्थापित भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक निकाय है, ठीक। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। जो भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक निकाय है, ठीक। तो ये इसका इतना ही दिया था और इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। और ये छोटा सा ही वीडियो है, चूँकि आर्थिकी के बारे में बहुत कम बताया है, चूँकि मैंने पहले ही कहा था कि टॉपिक वाइज होगा, तो ये आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें सुझाव जो देना चाहते हैं वो जो है कि नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।